हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लासिकल मॉडल को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम कंप्लीट क्लासिकल मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक साथ रियल सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर में इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आप इस फर्स्ट डायग्राम पर ध्यान दीजिए, जिसमें डी एन और एस एन दो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं। डी एन जो कि श्रम की मांग रेखा है, या कहें कि श्रम का मांग वक्र है, और एस एन श्रम का पूर्ति वक्र है। ये दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, जहां इक्विलिब्रियम होता है। इसमें ओ वाई एक्सिस पर W अपॉन पी जीरो रियल वेजेस और ओ एक्स एक्सिस पर एन जीरो इज इक्वल टू एन एफ एम्प्लॉयमेंट निर्धारित होता है। एन जीरो जो कि एन एफ पी है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति को बता रहा है। यही एन जीरो आगे ऊपर चल कर के उत्पादन वक्र की तरफ जाता है, जहाँ पर यह ओ वाई उत्पादन वक्र के साथ मिलकर के वाई एफ के बराबर उत्पत्ति की मात्रा को निर्धारित करता है। ये वाई एफ उत्पत्ति की मात्रा आगे चलकर मॉनेटरी सेक्टर में एम वी वक्र पर आती है, जहाँ आकर के ओ एक्स एक्सिस पर ओ पी जीरो प्राइसेस और ओ वाई एफ उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण, जो कि पहले हो चुका है, निर्धारित करती है। फिर ये पी जीरो जो है, यह नीचे फोर्थ डायग्राम में जाता है, जहाँ आपको एक 45 डिग्री की रेखा दिखाई दे रही है, जो कि W अपॉन पी यानी रियल बेस लाइन है। पी जीरो इसे जहाँ काटता है, इसे हम इस रेखा को ओ वाई एक्सिस की तरफ मिलाते हैं, जहाँ ओ डब्ल्यू मौद्रिक मजदूरियों का निर्धारण होता है। लास्ट में जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक आई आई और दूसरा एस एस वक्र है। आई आई इन्वेस्टमेंट कर्व है और एस एस सेविंग वक्र है। आई आई वक्र नेगेटिवली स्लोप्ड है, अर्थात यहाँ इस रेखा चित्र के ढाल से ये पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो एस एस वक्र है, बचत वक्र, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ये बताता है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिस स्थान पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ठीक उसी स्थान पर एक तरफ ओ एक्स एक्सिस पर एस इज इक्वल टू आई यानी बचत और विनियोग की मात्रा बराबर होती है, तो दूसरी तरफ साम्य ब्याज की दर का निर्धारण होता है। ये था कंप्लीट क्लासिकल मॉडल एक साथ। लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं और चेंजेस को देखते हैं। हम पढ़ रहे थे चेंजेस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे अनम्य मौद्रिक मजदूरियों को। अनम्य मौद्रिक मजदूरियों का मतलब है कि जब क्लासिकल मॉडल में मॉनेटरी वेजेस अनम्य हो, उनमें लचीलापन नहीं हो, यानी उन्हें कम नहीं किया जा सके, तो क्या स्थिति होगी। प्रतिष्ठित सिद्धांत जो कि वस्तु और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित हैं, जिससे असंतुलन उत्पन्न ही नहीं होगा। लेकिन वास्तविक जीवन में श्रम बाजार अपूर्ण बाजार है और श्रमिक ऐसे शक्तिशाली श्रम संघों में संगठित हैं, जो मजदूरी में सामान्य कटौती करने का कड़ा एवं प्रभावशाली विरोध करते हैं। नई बाजार स्थिति में द्रव्य मजदूरी नीचे की ओर अनम्य है, अर्थात इसमें कमी नहीं की जा सकती, लेकिन ऊपर की ओर लचीली और परिवर्तनीय है, क्योंकि श्रम संगठन मजदूरी में वृद्धि का विरोध कभी नहीं करते हैं। इस प्रकार श्रम की मांग बढ़ने पर मजदूरी बढ़ तो सकती है, लेकिन पूर्ति का आधिक्य होने पर इसमें किसी भी प्रकार की कमी करना संभव नहीं होगा। तो मजदूरी लचीलापन, जो प्रतिष्ठित आर्थिक विश्लेषण में बेरोजगारी को समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन या उपाय है, वह लुप्त हो जाता है। लीजिए, इसे हम निम्न रेखा चित्र की सहायता से समझते हैं। इस रेखा चित्र में आप देखेंगे कि बाईं तरफ जो नीचे रेखा चित्र स्थित है, उसमें एस एन और डी एन दो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं। डी एन जो कि श्रम का मांग वक्र है और एस एन जो कि श्रम का पूर्ति वक्र है। प्रारंभिक साम्य जो है वह ओ एन रोजगार की मात्रा पर आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि पूर्ण रोजगार का बिंदु N2 है। इस पूर्ण रोजगार की मात्रा को प्राप्त करने के लिए ऊंची मजदूरियों की मांग की जाती है। यदि पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप द्रव्य मजदूरी W1 से बढ़कर के W2 निर्धारित कर दी जाती है, तो कीमत स्तर के स्थिर रहने पर वास्तविक मजदूरी में वृद्धि होगी, जिससे श्रम की मांग में उनकी पूर्ति की तुलना में कम होने से बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही
रोजगार में कमी से उत्पादन में भी कमी होगी और मुद्रा की पूर्ति MV स्थिर रहते हुए उत्पादन में कमी से कीमतों में वृद्धि होगी। लेकिन कीमतों में वृद्धि मौद्रिक मजदूरी में हुई वृद्धि से कम होगी, जिससे वास्तविक मजदूरी में वृद्धि बनी रहेगी और बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान रहेगी। अतः प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार यदि द्रव्य मजदूरी पूर्ण रोजगार के तदनुरूपी मजदूरी से अधिक है तो मौद्रिक नीति के द्वारा पूर्ण रोजगार के स्तर को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उनके अनुसार मुद्रा की मात्रा MV में पर्याप्त वृद्धि से सामान्य कीमत स्तर में पर्याप्त वृद्धि होगी, जिससे वास्तविक मजदूरी में कमी होगी और अर्थव्यवस्था में नियोक्ता अधिक श्रमिकों को रोजगार देंगे और उत्पादन में वृद्धि होगी। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करके पूर्ण रोजगार के स्तर को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लीजिए, ये था क्लासिकल मॉडल, कंप्लीट क्लासिकल मॉडल। अब हम प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रोजगार और उत्पादन सिद्धांत का खोखलापन जाहिर कर दिया था। भयंकर बेरोजगारी और अति उत्पादन की स्थिति में पूर्ण रोजगार की धज्जियां उड़ा दी। ऐसे समय में कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रोजगार सिद्धांत की कटु आलोचना की। कुछ प्रमुख आलोचनाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, से का नियम अर्थात पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, भ्रमात्मक एवं दोषपूर्ण है। JB से, जिनका नियम ये कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ति पहले नहीं आती है, बल्कि डिमांड की फोरकास्टिंग पहले की जाती है। पहले मांग का पूर्वानुमान किया जाता है, फिर उसके तदनुरूप उत्पत्ति का कार्य संपादित किया जाता है। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि जितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए वो सारी की सारी वस्तुएं बाजार में बिक जाएं। नंबर 2, मजदूरी की दरों में कटौती बेरोजगारी का हल नहीं है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ये बताया था कि मजदूरी की दरों में, द्रव्य मजदूरी की दरों में कटौती करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, जो कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रमिक जो हैं वह श्रम संगठनों से जुड़े हुए होते हैं, श्रम संगठनों में संगठित रहते हैं, इसलिए वे मजदूरी की दरों को बढ़ाने के लिए तो आसानी से तैयार हो जाते हैं, पर मजदूरी की दरों में कमी करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते हैं। इसलिए मजदूरी की दरों में कटौती करके बेरोजगारी को हल करना या बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना संभव नहीं है। नेक्स्ट, पूर्ण रोजगार एवं संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रतिष्ठित मॉडल में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बार बार यही कहते हैं कि देयर इज़ नो नीड ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार यदि आएगी तो अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगी, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था को संतुलित रूप से आगे बढ़ाना है, संतुलित रूप से अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास करना है और पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना है, तो ये कार्य तभी संभव होगा जब अर्थव्यवस्था में सरकार उपस्थित होगी और सरकार का हस्तक्षेप होगा। नेक्स्ट, बचत और विनियोग में संतुलन ब्याज की दर से न होकर आय के स्तर से होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बचत और विनियोग इन दोनों को ब्याज की दर का फलन बताया और ये कहा कि विनियोग और ब्याज की दर के मध्य ऋणात्मक और बचत और ब्याज की दर के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। लेकिन और साथ ही ये कहा कि बचत और विनियोग हमेशा साम्य की स्थिति में विद्यमान रहेंगे। यदि कभी साम्य भंग होता है तो पुनः साम्य स्थापित करने के लिए ब्याज की दरों में परिवर्तन किया जाएगा। यदि मान लीजिए कि बचत की मात्रा विनियोग की मात्रा से अधिक हो रही है, विनियोग कम है और बचत अधिक है, तो पुनः साम्य प्राप्त करने के लिए बचत की मात्रा में कमी करनी होगी और ऐसा करने के लिए ब्याज की दरों में कटौती की जाएगी। जब ब्याज की दर घटनी शुरू होगी तो बचत की मात्रा घटने लग जाएगी और विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने लग जाएगी और पुनः साम्य की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ये नहीं बताया कि ब्याज की दर में जब कमी की जाएगी तो ये कमी कहाँ तक होगी। मान लीजिए यदि बचत और विनियोग दोनों नेगेटिव क्वाड्रेंट में एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो क्या ब्याज की दरें ऋणात्मक हो जाएंगी? नहीं, ब्याज की दर कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ये स्थिति इसी को क्लियर करते हुए ये कहा गया है कि बचत और विनियोग जो हैं ये दोनों केवल ब्याज की दर पर ही नहीं बल्कि ये आय के स्तर पर भी निर्भर करते हैं। यानी केवल ब्याज की दर के ऊंचा होने पर ही बचत की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी, बल्कि बचतों को बढ़ाने के लिए आय का स्तर भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट,
पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक और मिथ्या अवधारणा है। पूर्ण प्रतियोगिता जो कि वास्तविक जगत में इसका एग्जिस्टेंस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति नहीं है। इस संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में कभी भी और कहीं भी आज तक पूर्ण रोजगार की स्थिति देखने को नहीं मिली है। तो इस तरह पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट, मुद्रा की मांग केवल सौदों के लिए की धारणा गलत है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र जो कि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत पर आधारित है, जो ये कहता है कि मनी इज डिमांडेड ओनली फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, अर्थात मुद्रा की मांग केवल सौदा उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है, ये सही नहीं है। आगे आने वाले समय में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उन सिद्धांतों के माध्यम से हमें बताया गया कि मुद्रा की मांग सौदा उद्देश्य के साथ साथ सतर्कता और सट्टा उद्देश्य के लिए भी की जाती है। इसलिए यह मानना कि मुद्रा की मांग केवल सौदा उद्देश्य के लिए की जाती है, सही नहीं है। नेक्स्ट, दीर्घकालीन विश्लेषण का व्यवहारिक जीवन में विशेष महत्व नहीं है। कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की आलोचना करते हुए कहा है कि दीर्घकाल बहुत लंबा समय होता है जिसमें हम सब मर जाते हैं, तो दीर्घकाल से संबंधित कोई भी थ्योरी जो है उसकी कहीं कोई वास्तविकता या विशेष महत्व व्यवहारिक जगत में नजर नहीं आता है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार बेरोजगारी का मुख्य कारण अनम्य मजदूरी की मान्यता गलत है। कीन्स के अनुसार बेरोजगारी का मुख्य कारण निवेश के पर्याप्त अवसरों में कमी, निवेश व्यय की आवश्यकता एवं लोगों की ऊंची बचत प्रवृत्ति रही है। अर्थात कीन्स ने यह कहा है कि प्रतिष्ठित सिद्धांत जो ये बताता है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण अनम्य मजदूरी है, यानी मजदूरी की दरों को नीचे नहीं गिराया जा सकता है, इस वजह से बेरोजगारी होती है, ऐसा नहीं है। बल्कि अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है वह विनियोग के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने के कारण है, और लोगों के मध्य जो बचत की प्रवृत्ति है वह ऊंची है, यानी लोग बचत ज़्यादा करते हैं परंतु निवेश में वृद्धि उस अनुपात में नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार इतने जो इससे पूर्व के वीडियोस थे, उन वीडियोस में और इस वीडियो में कुल मिला करके हमने प्रतिष्ठित मॉडल का कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। थैंक यू।